Good evening, all my partners and my all the client fraternity. आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नीलाश शर्मा है। मैं सीनियर रीजनल मैनेजर हूँ बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़ इन एनजे वेल्थ। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड आज जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये इसका हमने नाम भी इसी तरीके से रखा है, बचत, बढ़त और आमदनी, राइट। एंड टू टेक फॉरवर्ड दिस सेशन टुडे वी हैव अ वेरी वंडरफुल स्पीकर। आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो एक कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं। एंड आप में से कई लोगों ने उनको पास्ट में भी सुना होगा। और आई एम श्योर कि आप आज इसके सेशन में जो जानेंगे, जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के सिनारियो को समझेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में माइन्यूट लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने को जो मिलेगा, वो सब चीज़ें आज हम लोग आपके आपके साथ साझा करेंगे। और साझा करने के बाद आई एम वेरी होपफुल कि इस सेशन के बाद आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। सो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ द टाइम, मैं आपको स्पीकर से साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सो टुडे हमारे साथ जो स्पीकर हैं उनका नाम है मिस्टर कल्पेन पारिक। Kalpin Parekh is the Managing Director and Chief Executive Officer of DSP Investment Managers Private Limited, and he is also a member of the Executive Committee in this same organization. कल्पेन का जो एक्सपीरियंस के बारे में यदि मैं बात करूँ तो he has a 2 decade of experience in sales across client segment, distribution and marketing. Previously, he has worked with IDFC Mutual Fund as a Managing Director and Head of Sales and Marketing. Before that, he has also served in Birla Asset Management Company and ICICI Prudential Management Company Limited after beginning his career with L&T Finance Limited. If I talk about his education, so his master's degree in management study in finance from the Narsi Monji Institute of Management Study, Bombay. As well as he is also an engineer. He is a chemical engineer from Bharati Vidyapeeth, Pune. So this is the small brief introduction जो कल्पेन जी के बारे में है। बाकी आपने बहुत सारे फोरम पे कल्पेन को सुना होगा, जो वो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। बहुत अच्छे ट्रेनर के तौर पे भी जाने जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। काफी लोगों को उन्होंने ग्रूम किया है इन दिस इंडस्ट्री। एंड काफी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट मीट सेशन भी आपने कल्पेन जी के सुने होंगे। सो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ द टाइम, लेट मी इनवाइट Kalpen ji on this session for the day. Kalpen sir, over to you and welcome to this DigiTalk, sir. Thank you, Nilash, and aap sabko good evening. I'm looking forward to share whatever little bit I have learned about investing, and whatever I apply. I will not tell you anything that मैं खुद नहीं करता हूँ अपने पोर्टफोलियोज के लिए, या अपने दोस्तों को या फैमिली को मैं जिस तरह से मेरे रिकमेंडेशंस बताता हूँ, वो सेम चीज़ मैं यहाँ कोशिश करूँगा आपसे शेयर करने के लिए। हमने टॉपिक रखा है बचत, बढ़त और आमदनी। और इसका रीज़न ये है कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम उल्टा करते हैं। हमारी आमदनी आती है पहले, विच इज़ आवर इनकम, फिर होता है खर्चा, और फिर होता है बचत। बढ़त के बारे में अभी धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में लोगों ने सोचना शुरू किया है, ठीक से इन्वेस्ट करने का जरिया सीखा है। लेकिन बढ़त के बारे में आज तक किसी ने ज्यादा, पिछले 2-3 साल को छोड़ लो तो सोचते नहीं थे हम। हमारा सिंपल फॉर्मूला ये होता था कि जो भी इनकम आती है वो ले लीजिए, वो आमदनी हुई हमारी। उसके बाद पहले खर्चे कर लो, घर के डे टू डे खर्चे हैं, किसी के शौक के हिसाब से खर्चे हैं, किसी के फोर्सफुल खर्चे होते हैं, और उसके बाद जो बचता है उसे नॉर्मली लोग फिक्स डिपॉजिट्स या कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। लेकिन तकलीफ उसमें यह है कि जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स है काफी हद तक ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। हमारे खर्चे का जो कॉस्ट है उसके वो कॉस्ट जिस रेट से ग्रो हो रहा है, हमारे सेविंग्स अगर वो रेट से ग्रो ना करे, देन हम आगे फ्यूचर में अपने आप गरीब होते जाते हैं। और इसीलिए इस इक्वेशन को टर्न करके हमने टॉपिक रखा है कि पहले ये सोचना है कि हम पैसा बचाए कैसे, खर्चा कम करके बचाए कैसे। मिनिमम एक अमाउंट हमें हर महीने सेव करना जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन हमारे लाइफस्टाइल की नीड्स क्या है, हमारे खुद के गोल्स क्या है, हमारे एस्पिरेशंस क्या है। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स है, कुछ मीडियम टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है। और उसको अगर हमने सही तरह से सेव किया, सही तरह से निवेश किया, तो उसमें बढ़त होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बीच बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, तब आपको याद आएगा कि कल्पेन तो बढ़त की बात कर रहे थे,
लेकिन 1000 में बढ़ने के लिए घटना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो घटता है और बढ़ता है और फ्लक्चुएशन होता है, इसीलिए ज्यादा रिटर्न बनता है उसमें ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर हमने एक ठीक से हमारा कॉर्पस ठीक से प्लान कर लिया अगले 10 से 15 सालों में, तो जब हम रिटायरमेंट के स्टेज पे पहुंचते हैं या जब हमारे फैमिली के और सारे गोल्स बड़े हमारे सामने आते हैं, तो ये अपने आप हमारी आमदनी या इनकम बन जाती है। तो आमदनी से शुरू करके ठीक से पैसा बचा के बढ़ा के फिर से उसको आमदनी में कन्वर्ट कैसे किया जाए, ये एक पूरा साइकिल है। और अगले कुछ मिनटों में मैं उस पर बात करूंगा। नीलाश, नेक्स्ट। अब अगर देखें हम कि जैसे मैंने बताया कि पिछले कुछ सालों में लोगों ने म्यूचुअल फंड को अपनाया है, एक सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल वेहिकल को मान के लोगों ने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड को देना शुरू किया है। और काफी सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है। और आसपास आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, बहुत सारे मैसेजेस देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें डेटा आज की तारीख में 150 करोड़ का देश है ये। मेरा मानना है कि 150 करोड़ में तो आप देखेंगे 136 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, 120 करोड़ इंटरनेट यूज करते हैं। मतलब हर महीना एयरटेल को या जियो को या आइडिया को लोग मंथली 100 200 500 रुपया देते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए। 114 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। इसका मतलब है कि जिसके पास आज की तारीख में मोबाइल है, वो हर आदमी हमें एक्सेस कर सकता है। वो हर आदमी एनजे के पार्टनर को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज मोबाइल पे पूरी सब इन्वेस्टमेंट की एप्स तैयार है। अगर आपको कहीं से भी, कौन से भी शहर से, कोई भी गांव से इन्वेस्ट करना हो। अगर हम देखें कि तो मेरा ये मानना था कि 150 करोड़ के देश में शायद 10 या 15 करोड़ लोग हैं जिनके पास हर महीने में कुछ ना कुछ पैसा बचता होगा, जिसके साथ उसका निवेश करके वो अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आई वॉज रॉन्ग। जब आप देखेंगे ओटीटी सब्सक्राइबर्स कितने हैं, तो 50 करोड़ लोग हैं जो हर महीना ओटीटी पे कुछ ना कुछ देखते हैं, विच इज गुड, ये वो पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल है। It also means that 50 crore people have an ability to save some money of whatever size. And then if you see food delivery platform के जो users है, Zomato हो या Swiggy हो, वो 28 करोड़ है। और स्टॉक मार्केट में जिन्होंने निवेश किया है, जिन्होंने डीमैट के अकाउंट खोल के डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदे हैं, वो नंबर भी 8 करोड़ पे है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है वो 3.5 करोड़ है। ये 3.5 करोड़ लोग वो है जिन्होंने पिछले 3 से 5 से 10 सालों में फायदा उठाया है इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ का। और जब जब इकोनॉमी का ग्रोथ होता है तो उस इकोनॉमी में बहुत सारी कंपनीज बड़ी बन जाती है। और जब जब ये कंपनीज बड़ी बनती है तो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, मैं और आप उसके शेयर होल्डर्स बन सकते हैं इन कंपनीज के शेयर्स डायरेक्टली खरीद के। लेकिन काफी टाइम 100 अच्छी कंपनी में सिर्फ 5 या 10 कंपनी अच्छी, 100 कंपनीज में सिर्फ 10 कंपनी अच्छी होती है। और वो 10 कंपनी क्या है, ये काम म्यूचुअल फंड का है। तो म्यूचुअल फंड पूरे शेयर मार्केट के जो एवरेज या बिलो एवरेज कंपनीज है उनको हटा के अच्छी कंपनीज का एक मिश्रण है, और एक ही पैकेट में आपको उसका एक्सेस मिलता है। और ये सब बेनिफिट होने के बावजूद सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड का फायदा उठाया है। जस्ट बिकॉज मैं पीएसपी का सीईओ हूं, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 98% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे फायदे हैं एज एन इन्वेस्टर। लेकिन अब तक सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और हमारी उम्मीद है कि आगे चल के बहुत सारे लोग, बहुत और करोड़ों में लोग इसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बताया कि पुराना से फॉर्मूला जो है, हमारे खर्चे में से हम, हमारे इनकम में से पहले हम खर्चा करते हैं फिर पैसा सेव करते हैं। लेकिन उस पुराने फॉर्मूला से कभी कोई अमीर बना नहीं है। अगर लाइफ में अमीर बनना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो ये नया फॉर्मूला अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, जो पहले बोलता है कि जो भी आप कमाते हो पहले डिसाइड कीजिए कितना सेव करना है। मेरे दिमाग में एक नंबर था 98 में, जब मैंने कमाना शुरू किया था पैसा। मेरे पास दो एडवांटेज थे। एक समझ और सीख जो मुझे पहले दिन से मिली थी कि अगर डे वन से सेविंग करोगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड से या इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में अपना करियर शुरू किया, तो वो सीख मुझे पहले दिन मिल गई, मुझे रुकना नहीं पड़ा। और दूसरा, एक मेरा नसीब अच्छा था कि
बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, तो मेरे खर्चे नहीं थे इतने, और खर्चे नहीं थे तो ऑलमोस्ट 90% की जो इनकम थी वो 90% सेविंग में कन्वर्ट हो जाती थी। और वो सेविंग को भी बिकॉज ऑफ वर्किंग इन अ म्यूचुअल फंड ऑन डे वन, एक सही तरह से इन्वेस्टमेंट के जरिए म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड्स में एसआईपी करके एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। तो ये फॉर्मूला से बहुत फायदा मैंने खुद देखा है, और इसीलिए मैंने बताया कि 98% ऑफ माई पर्सनल मनी, 98% ऑफ आवर फैमिलीज मनी इनफैक्ट इज इन म्यूचुअल फंड्स। ये नया फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, इसको अपनाना बहुत जरूरी है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप सबको कि इस फॉर्मूला को, मुश्किल है थोड़ा कि पहले से एक सेविंग्स का अमाउंट डिसाइड कर लेना, फिर जो भी हो उसका मतलब है कि काफी सारे आपके खर्चे जो है वो आपको कम रखने पड़ेंगे, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। और हमारे जैसे देश में जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और खर्चे का रन रेट, खर्चे का जो रिटर्न का रेट है वो अ, हमारे देश में 10 से 15% के बीच में। आरबीआई का एक इन्फ्लेशन आता है वो अलग है, वो सिर्फ बॉन्ड मार्केट से लिए है 5 या 6%, बट हमारी लाइफ का जो इन्फ्लेशन है, हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन, दवाइयों का इन्फ्लेशन, होटल्स के बिल्स का इन्फ्लेशन, मूवी टिकट्स का इन्फ्लेशन, एजुकेशन का इन्फ्लेशन, किताबों का इन्फ्लेशन, ये सब इन्फ्लेशन जो है 10 से 15% के बीच में है। और इसीलिए हमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है नए फॉर्मूला से। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा, आप सबको मालूम होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक सोसाइटल शिफ्ट भी हो रहा है हमारे जीने के तरीके में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे कल्चर में। बरसों पहले हम सब जॉइंट फैमिली में थे, तो जो खर्चे थे वो स्प्लिट हो जाते थे। लेकिन अभी ऑल ऑफ अस, लॉट ऑफ अस, वी लिव इन मेट्रो सिटीज, वी नो लॉन्गर लिव इन जॉइंट फैमिलीज, तो खर्चे जो है वो इंडिविजुअली हर घर के ऊपर बढ़ जाते हैं। So again, automatically because of our lifestyle, costs have gone up. And yeah, as the next slide shows, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मुझे ये मेरी फेवरेट मूवी है दीवार, बहुत लोगों ने आपने देखी होगी। ये 3 रुपए की मूवी की टिकट थी। जब ये मूवी 1973 में 1975 में रिलीज हुई थी। 3 रुपए का टिकट का प्राइस है मुंबई में। शायद छोटे शहरों में 3 रुपया भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। आज आप कहीं भी मूवी देखने जाओ तो मिनिमम 300-400 रुपये का खर्चा होता है। उसके ऊपर पॉपकॉर्न, पेप्सी, कोक, वो सब जोड़ लो तो फैमिली में मतलब 2 से 3 हजार का खर्चा एक मूवी देखने पे होता है, व्हेनेवर यू गो फॉर अ मूवी। उसके उपरांत जैसे मेडिकल के बिल्स हैं। बोला जाता है कि, और ये सही भी है, कि 99% इंडियंस आर वन बैंक्रप्सी अवे फ्रॉम वन बैंक्रप्सी अवे इफ देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी इन द फैमिली। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान सही तरह से प्लान किया हुआ हो। जैसे टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ बिकॉज मेरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट का है, और मुझे टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं समझ आता है कैसे करना चाहिए, तो मेरा एडवाइजर है जो मुझे करके देता है। बट ये भी बहुत जरूरी है करना और ध्यान में रखना। इन्फ्लेशन के सामने फाइट करना है तो ये तीनों व्हीकल्स की जरूरत है हमें। इन्वेस्टमेंट का व्हीकल म्यूचुअल फंड है, और इंश्योरेंस के अंदर टर्म और लाइफ, ये दोनों व्हीकल लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। दूसरा, मोबाइल आज की तारीख में आपको रियल टाइम शॉपिंग करने में हेल्प करते हैं। पुराने दिनों में शॉपिंग करने हमें दूर जाना पड़ता था, तो एक ऑटोमेटिक बैरियर होता है। आज भी काफी टाइम माय वाइफ सेज दैट घर के पास जूडियो का नया स्टोर खुला है, तो लेट्स गो एंड शॉप देयर। तो यू नो, एटलीस्ट आई कैन से नहीं, सैटरडे संडे है, आई डोंट वांट टू स्टेप आउट, आई वांट टू रिलैक्स। बट अब वो एक्सक्यूज भी रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज मोबाइल पे ऑल दीज शॉपिंग एक्सपीरियंसेस आर अवेलेबल। एंड the digital world and the world of UI UX has made spending very very easy. It has made investing also very easy. You can press 5 buttons and start investing. But the world of expenses also has become far more easier. और इसीलिए हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि वो हम स्वाइप करने के बजाय, खर्चे को स्वाइप करने के बजाय खर्चे को वाइप कर दे और इन्वेस्टमेंट को स्वाइप करें। नेक्स्ट। और इसीलिए जरूरी है कि एक पूरा प्लान बनाया जाए। नॉर्मली हमने देखा है 90 वी शोड जो 3.5 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड्स और मेनली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है पिछले 3 से 5 सालों में।
मेरा ये मानना है कि 90 से 95% लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो किया है बट सही तरह से प्लानिंग नहीं किया है। उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसलिए बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है, उन्होंने इन्वेस्ट किया इसलिए बिकॉज पिछले एक साल में 30 से 40% का रिटर्न आया है, या उनके कलीग का, फ्रेंड का, नेबर का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो रिटर्न आया है। तो इसे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग होता है कि आपके गोल्स क्या है और उन गोल्स के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है। कुछ गोल 6 महीना या एक साल बाद का होगा, कुछ गोल्स 3 से 5 साल बाद होंगे और कुछ बहुत ही लॉन्ग टर्म होंगे। तो ये तीनों गोल्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट बनाना जरूरी है अलग अलग है। मैं काफी टाइम देखता हूँ किसी भी इन्वेस्टर को, तो उसके स्टेटमेंट्स में सिमिलर टाइप के फंड्स होते हैं और सिमिलर टाइप का एसेट एलोकेशन होता है। इसका ये मतलब है कि आपने खुद के पोर्टफोलियो नहीं बनाया, आपने पूरे मार्केट में जो हो रहा है ब्लाइंडली वो अपने पोर्टफोलियो में कॉपी किया है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है और स्पेशली बुल मार्केट में ये गलतियां बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्लानर के साथ, अपने एनजे के पार्टनर के साथ, एडवाइजर के साथ बैठिए और आपके गोल्स के हिसाब से प्लान कीजिए, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से प्लान कीजिए। एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। गोल अगर शॉर्ट टर्म है तो पोर्टफोलियो में एक भी रुपए का इक्विटी नहीं होना चाहिए। गोल अगर लॉन्ग टर्म है तो पोर्टफोलियो में एक भी रुपए का शायद फिक्स्ड इनकम नहीं होना चाहिए। पूरा आपका पोर्टफोलियो हाइब्रिड फंड और इक्विटी फंड का हो सकता है। तो ये राइट एसेट एलोकेशन जो है वो, और मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए। मैं अपना एसेट एलोकेशन बता सकता हूँ लेकिन माय एसेट एलोकेशन मे नॉट नेसेसरली बी योर एसेट एलोकेशन। If there are 100 crore Indians, each of them can have unique plan and unique asset allocation. There can be 100 crore unique asset allocation. और जरूरी वही है कि अपने खुद के नीड्स, कैश फ्लोज और टाइम होराइजन के हिसाब से एसेट एलोकेशन बनना जरूरी है। नेक्स्ट। अब ये नंबर्स यहाँ पे क्या मिसिंग है? ऑल ऑफ यू विल वेरी इजीली नो दैट द नंबर 6 इज मिसिंग। एंड नेक्स्ट स्लाइड एंड हाईलाइट what do I mean by that? All of us, हम जैसे मैंने पहले बताया कि जो हम कन्वेंशनल सेविंग का तरीका हमने सीखा है हमारे पुराने जमाने में हमारे पेरेंट्स से या एल्डर्स से, वो सिंगल्स और डबल्स का जमाना है। बट जो सिक्स, कभी कभी इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें सिक्स लगाना, सिक्स मारना भी बहुत जरूरी है। और वो आता है दूसरे एसेट क्लास के जरिए। ये डेटा है पिछले 34 साल का, जब से डेटा अवेलेबल है। इसको और लंबा कर सकते हैं, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये डेटा और लंबे समय के लिए होगा। बट ये डेटा ये बताता है कि जो दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा दिया है कि इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 7.5% है पिछले 34 साल का। इसका ये मतलब हुआ कि 100 रुपए की वैल्यू हर साल 7.5 रुपए से घटती है। पहले साल में 92.5 हो गई, दूसरे साल में 84 हो जाएगी, तीसरे साल में 76 हो जाएगी, चौथे साल में 67 हो जाएगी। तो 10 से 15 साल में 100 रुपए की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। अपने हाथ में जो करेंसी की नोट है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। आपको याद होगा 30 साल पहले, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट था। एवरी रुपी वॉज इंपॉर्टेंट। आज क्या होता है कि आप अगर रिक्शा से उतरो और रिक्शा वाले ने बोल दिया कि मेरे पास 3 रुपया छुट्टा नहीं है, तो आप बोलोगे ठीक है छोड़ दो। बट 30 साल पहले आप सोचे कि आप 3 रुपया छोड़ने को तैयार होते आसानी से? The answer is no. Even I don't, I also behave the same way. Because the value of that 1 rupee has actually become zero many years back. The value of 10 rupee has also become just 1 rupee or zero many years back. Because inflation है। और इसको हमारे देश में लोगों ने बहुत सालों से सेविंग्स का जो तरीका है वो बैंक डिपॉजिट की तरफ रहा है। बैंक डिपॉजिट गलत नहीं है अगर आपकी नीड्स शॉर्ट टर्म है। बैंक डिपॉजिट्स या डेट फंड्स बहुत सही इंस्ट्रूमेंट है पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए, लेकिन उससे इन्फ्लेशन बीट नहीं होता है। इनफैक्ट बैंक एफडी और इन्फ्लेशन का देखेंगे आप तो रेट मोरलेस सिमिलर है। तो अगर हमें अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहिए तो वो इक्विटी से आता है, बिकॉज इक्विटी इज नथिंग बट ओनरशिप ऑफ बिजनेस। इक्विटी क्या है? आपने किसी भी म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्टली आप जब इन्वेस्ट करते हो, आपने कंपनी के शेयर्स ले लिए और जैसे जैसे अगले 5, 10, 20, 30 सालों में उस कंपनी की प्रॉफिट्स बढ़ेगी, अच्छी कंपनी अगर होगी, अच्छी कंपनी का मतलब क्या है? वो अपने प्रॉफिट्स को उनको बढ़ाना आता है ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल्स। और अच्छी कंपनी का दूसरा डेफिनेशन ये है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इंटेग्रिटी अच्छी है। वो ये मानते हैं कि हमारी कंपनी में अगर 5 लाख शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है या 50 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, तो हमें इस हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स को उनके साथ शेयर करना जरूरी है।
अच्छी कंपनी का डेफिनेशन ये है कि वो प्रॉफिट्स को निकाल के अपने पर्सनल गेन्स के लिए साइफन ऑफ ना कर ले, या वो अकाउंटिंग को गलत दिखा के प्रॉफिट्स को निकाल लेते हैं, तो वो खराब कंपनीज हो गई। लेकिन अगर हम अच्छी कंपनीज देखें तो टिपिकली अच्छी कंपनीज का जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म का वो 15.5% है। इनफैक्ट इसी पीरियड में म्यूचुअल फंड का रिटर्न थोड़ा ज्यादा होगा। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ बैंक एफडी से, सिर्फ डेट से हम इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाएंगे। हमें पोर्टफोलियो को मिक्स करना जरूरी है, पोर्टफोलियो में इक्विटी को ऐड करना जरूरी है। इनफैक्ट गोल्ड ने भी रीजनेबल रिटर्न दिया है, एंड इन अ वे इंडियंस हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड वेरी एक्सटेंसिवली, विच इज अ गुड थिंग। बट सम ऑफ यू, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हो और आपके पास गोल्ड नहीं है, तो जब जब इक्विटी अच्छा नहीं करता है तब तब गोल्ड अच्छा करता है। तो जरूरी है हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी और गोल्ड का कॉम्बिनेशन हो। वो क्या रेशियो में होना चाहिए, हर आदमी का अलग रेशियो हो सकता है। आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट, बट ये तीनों एसेट क्लास पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। मोस्ट इंडियंस हैव बैंक एफडीज, रियल एस्टेट एंड गोल्ड इन देयर पोर्टफोलियो। इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा कम होता है। तो और सबसे बेहतर रिटर्न लंबे समय में इक्विटी देता है। सबसे खराब रिटर्न कुछ कुछ साइकिल में इक्विटी देता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। तो ये नहीं है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है अच्छा तो हर दिन अच्छा देगा। देर आर 1 or 2 years जब इक्विटी नेगेटिव भी दे सकता है, बट ये नेगेटिव रिटर्न को अपने पोर्टफोलियो में एम्ब्रेस करके हमें ओवरलुक करके लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर बनाना है तो इक्विटी को ऐड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। So like I said, equity is nothing but investing in different businesses. आप अपने घर के आसपास फॉर अ मोमेंट अगर टर्न करके देखेंगे तो आपका एसी जो है वो या तो हेवल्स का होगा, या ब्लू स्टार का होगा, या सैमसंग होगा, या एलजी होगा, या हिटाची होगा, या वोल्टास होगा। आपके घर पे अगर फर्नीचर है तो उसका जो प्लाई है, इंडिया में दो कंपनीज है जो 60% मार्केट है कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइज मार्केट में प्लाईवुड का, जो है ग्रीन प्लाई और सेंचुरी प्लाई। अगर फैन घूम रहा है आपके घर पे अभी, और अगर आपने स्विच बंद करके थोड़ी देर में देखा, तो उस पर ब्रांड होगी बजाज की, या क्रॉम्पटन की, या हेवल्स की, या पॉलीकैब की। अगर आपके पास कार है तो कार या तो मारुति की होगी, या महिंद्रा की होगी, या टाटा मोटर्स की होगी, या शायद हुंडई की होगी। हुंडई का कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं था, बट पिछले हफ्ते वो भी लिस्टिंग के लिए आ गया है। टायर्स है तो एमआरएफ, अपोलो टायर्स, या जेके टायर्स, या सीएट के होंगे। बैटरीज होगी अमर राजा और एक्साइड। फिर अगर आप बच्चों को स्नैक्स दे रहे हो तो काफी टाइम मैगी होगा नेस्ले का, या मैगी होगा आईटीसी का। अ, बालों में तेल लगाया होगा तो मैरिको, हिंदुस्तान लीवर, बजाज कॉप करके कंपनी ये प्रोडक्ट्स बनाती है। लॉट ऑफ किड्स, स्मॉल किड्स हैव दिस हैबिट ऑफ स्केचिंग थ्रू crayons, they need फेविकॉल्स। lot of that will come from Camlin and Pidilite, which are again listed companies. And then आप अगर टीवी देख रहे हो, आप ये मेरा सेशन सुन रहे हो मोबाइल पे, you are benefiting companies like Bharti or Jio by paying them OTT fees or internet fees. And uh, uh, so many. In fact, आप अगर अपना मोबाइल देखेंगे, दिन में हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। All these are products made by companies like Amazon, Facebook, Google, Alphabet. These are all global companies. So they also again are giant global companies. Now all these companies, अगर आपने एक एक शेयर इन कंपनी का खरीदा होता 10, 20, 30, 40 साल पहले, today almost all of us would have become millionaires, because these companies have created immense wealth for their shareholders, because we need these company के products every day, and these companies have good products. इनके पास प्राइसिंग पावर है, ये हर 1, 2, 3 साल में अपने दाम बढ़ाते हैं, एंड वी हैव नो चॉइस बट टू पे अ प्राइस। जब जब हम खर्चे बढ़ते हैं हमारे इन सब प्रोडक्ट्स को खरीदने में, हमारे जेब से पैसा निकलता है, लेकिन ये पैसा किसकी जेब में जाता है? ये पैसा जाता है इन सब कंपनीज के प्रॉफिट में। तो इनडायरेक्टली हमारे जेब से जो पैसा बाहर निकलता है, शायद वो आप ही के जेब में वापस आ सकता है, या आपके नेबर के जेब में वापस आएगा, इफ यू और हिम आर शेयर होल्डर्स ऑफ दीज कंपनीज, either by owning the shares directly or by owning the shares through equity mutual fund. So this is a simplest slide for me to tell you. ये सबसे important slide है, सबसे important point है कि लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो धंधा चलाने से वेल्थ बिल्ड होता है। 99% बिजनेसेस डोंट वर्क इन द वर्ल्ड, दे फेल। 1, 2, 3, 4 साल में बिजनेस फेल होता है। बहुत कम कंपनी सक्सेस उनको मिलता है, और वो सब कंपनी शेयर मार्केट में
ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट करती है। तो ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि अगर वेल्थ क्रिएशन करना है, यू हैव टू बी एन ओनर इन डिफरेंट बिजनेसेस। व्हाई डिफरेंट, व्हाई नॉट ओनली वन? Because there are periods that the same business can go through 4-5 years of zero returns. There are times when one or two businesses can go through 40-50% price correction. And so that you don't get affected just because one company is not doing well, that is why different businesses and diversification becomes very important. So I think this is the most important slide. After this, we can switch off and move on. But since I have to complete, I'll go ahead. Next slide, Vilash. अब जैसे मैंने बताया, मैंने एक आपको अच्छी स्टोरी दे दी कि धंधे में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी इतना सिंपल है ये गेम, फिर भी क्यों सिर्फ 3 करोड़ लोगों ने इसको अपनाया है? फिर भी क्यों टिल 3-4 years बैक ओनली लेस देन 1% ऑफ इंडियंस वर इन्वेस्टिंग and being owners of business? And the reason for that is this, like I showed you a few slides back, कि 34 साल में सेंसेक्स का रिटर्न 15% के आसपास आया है, लेकिन ये 15% स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। from if you can see here, 1980s से 1990s तक 3-4 साल का जीरो रिटर्न था। फिर एक बड़ा बूम हुआ, इस बूम में स्कैम भी था जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत जल्दी ऊपर चले गए। फिर यहाँ से लेके 93 से लेके ऑल द वे ईयर अप टिल 2003 द स्टॉक मार्केट वेंट अप एंड डाउन, बट 10 साल का रिटर्न जीरो था। बीच में 30-40% गिरा, फिर 100% से ऊपर आया, फिर 4-5 साल कहीं नहीं गया, फिर 40% गिरा और फिर डबल हो गया। तो ये मार्केट की साइकिल्स है और ये साइकिल्स आती जाती रहेगी। और 2000 ये 10 साल का रिटर्न जीरो था। अब मुझे याद है 2002, 3, 4 में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, इस फेज में किसी को इक्विटी फंड्स में हाथ नहीं लगाना था। और यहाँ पे इंडिया का पहला साइकिल शुरू हुआ 2003 से 7 में। ये आप देखेंगे स्टॉक मार्केट 700% से ऊपर गया, उसके बाद स्टॉक मार्केट में 50% का फॉल आया, उसके बाद एक साल में 100% से ऊपर गया, उसके बाद 2 साल तक जीरो रिटर्न, फिर से 50% ऊपर, फिर से 30% नीचे, फिर यहाँ पे 100% ऊपर, फिर यहाँ पे 40% नीचे, और उसके बाद यहाँ से रफली 150% का रिटर्न पिछले 3 साल में मिला है। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। ऑन एनी डे हियर इन दिस जर्नी, इन दिस 34-year जर्नी, आई हैव नेवर नोन कि अगले एक साल में क्या होगा। अगले एक साल में ये नीचे भी जा सकता है, अगले एक साल में ये इस तरह का फ्लैट मार्केट भी हो सकता है, और अगले एक साल में ये इस तरह का राइजिंग मार्केट भी हो सकता है। वी कैन मेक सम इंटेलिजेंट जजमेंट और गेसेस डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस एंड सेटअप, बट इसको पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत लोग पैसा नहीं लगाते हैं। पैसा लोग बहुत कब लगाते हैं, जब जब वो इस तरह का अपसाइकिल देखते हैं, या अभी जैसे इतना फास्ट रिटर्न मिला है। तो पिछले साल में जो 3 से 4 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, lot of people say that you have arrived, but I don't think so, because people are coming because of greed। यहाँ पे जो मार्केट ऊपर गया है, तो सही इन्वेस्टर वो है वो जो ये पूरी जर्नी को खेल सकता है, पूरी जर्नी में डटा रहेगा। जब जब खराब टाइम होगा 2-3 साल का, वो निकलेगा नहीं, वो शायद और पैसा ज्यादा लगाएगा। और ये करने के लिए एसेट एलोकेशन और हाइब्रिड फंड्स का मिक्सचर आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा। So volatility is the part of the journey. The journey is very good in the long term. The journey is very tough in the short term. इसीलिए शॉर्ट टर्म में बहुत लोग पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म में लोग निकल जाते हैं। हमारे पास एक फंड है, हमने लॉन्च किया था 97 में। डीएसपी का सबसे पुराना फंड है। इसका नाम है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड की वैल्यू ऑलमोस्ट 120 गुना ऊपर गई है पिछले 27 साल में। 18 से 19% का रिटर्न दिया है, इन्फ्लेशन को 2 से 2.5 गुना ज्यादा बीट किया है। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा रिजल्ट आया है इस फंड का। कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया? सिर्फ 23 लोग। 23 ही लोग हैं जिन्होंने 27 साल की पूरी जर्नी कवर की है। तो ये रियलिटी है। बहुत कम लोग इतनी लंबी जर्नी बेयर कर पाते हैं, क्योंकि बीच बीच में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, इतने सारे न्यूज फ्लो आते हैं। नेगेटिव न्यूज होगा, हेडलाइंस खराब होगी। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जब जब हेडलाइंस खराब होती है तब तब इक्विटी में बहुत पैसा लगाना चाहिए, और जब जब हेडलाइंस अच्छी होती है तब तब इक्विटी के बजाय एसआईपी या एसेट एलोकेशन फंड में पैसा ज्यादा लगाना चाहिए। तो ये दो का ब्रॉड सिंपल कॉम्बिनेशन अगर आप रखोगे, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न इट विल टेक यू इन द टॉप 5% इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल, but actually investing is very difficult because of these volatilities and behaviors in between. Next slide. So this is just a repetition। जब आप इन्वेस्ट करते हो हमारे फंड के जरिए जब हमने अगर
रिलायंस का स्टॉक खरीदा है, बिरला की कुछ कंपनीज खरीदी है, इन्फोसिस, विप्रो खरीदा है। तो हम इस तरह के प्रोमोटर्स को हमारा पैसा देते हैं धंधा चलाने के लिए। और एंड दीज आर द शार्पेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर सम ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन इवन से दैट आप अगर हमारे फंड में इन्वेस्ट करते हो, हमारे फंड का जो फी स्ट्रक्चर है वो 1.5 या 2.25 का है। पौने 2 टके में दुनिया के बेस्ट प्रोमोटर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी आपके लिए काम कर रहा है, मिस्टर बिरला आपके लिए काम कर रहे हैं, अजीम प्रेमजी आपके लिए काम करते हैं। इसी पिक्चर्स को अगर हमने चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का पिक्चर लगा दिया, या गूगल के सीईओ का पिक्चर लगा दिया, एप्पल के सीईओ का पिक्चर लगा दिया, यू कैन एक्चुअली से दे आर वर्किंग फॉर यू। You can relax at home. You can, continue with your lifestyle. You can continue with your jobs and business. These guys will continue to work for us. दूसरा, जब मार्केट गिरता है, पिछले साल में जब मैंने बताया, जब 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 पिछले 37 साल में every 3 years markets have fallen. हर फॉल में 60 to 70% of investors who have come in the last 2-3 years generally leave the market. They get out. They get out of panic. They get out because they cannot digest negative returns on their portfolio. Now, all these big investors, they are all having listed companies. Whenever markets fall, their wealth goes down in billions. Their market cap goes down in billions. Their share prices also go down the same 20, 30, 50%. But none of them, wake up every day morning and say, "Aaj market niche hai, let me sell my business. आज मार्केट ऊपर है, let me buy my business." So वॉरेन बफेट ने बोला कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, you need an owner's mindset. You need to own your stocks. You need to own your mutual funds. You have to own them for decades and decades. If you are investing for 1 year, 3 year, 5 year, you are only doing short-term investing. You are speculating. You are not necessarily behaving like an owner of business. And that's why the market will not reward you. बाजार आपको तभी रिवॉर्ड करेगा जब आप बाजार को टाइम दोगे, जब आप एक अच्छा बिहेवियर, ओनरशिप का, ओनर्स माइंडसेट का बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तभी आपके पोर्टफोलियो को फायदा होगा। नेक्स्ट। सो क्लियरली, लाइक आई सेड, हमारे हाथ में है कि हम अपने गोल्स पे फोकस करें, ना कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें फ्यूचर में घर खरीदना है, वो हमारा इम्पोर्टेंट गोल है। अगर खुद की शादी है या फैमिली में किसी की शादी है, बच्चों की शादी करानी है, ये हमारा इम्पोर्टेंट गोल है। वेकेशन पे जाना है हर साल 1 बार 2 बार, इम्पोर्टेंट गोल है। बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है। फ्यूचर में बहुत सारे लोग आजकल अपने बच्चों को एक्सपेंसिव स्कूल्स में या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, यहाँ पे करोड़ों का खर्चा होता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट गोल्स है जिसके ऊपर हमें दिन रात ध्यान देना होता है। लेकिन काफी टाइम हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज मार्केट, विच इज द फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट्स, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। तो इस इक्वेशन को अगर आपने इन्वर्ट कर दिया, होपफुली आप बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं। थैंक्स। You'll have to click, Nilash, to complete the picture. Go ahead, one more. Yeah. Click once again. Yeah. One more. Yes. तो जब जब हम घर खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो कितने स्क्वायर फीट का घर खरीदा, कितने तोले का गोल्ड खरीदा हमने, ये या कितने शेयर्स खरीदे, उसमें बात करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम थोड़ा भेदभाव करके अलग तरह से बिहेव करते हैं। जब जब हम म्यूचुअल फंड में खरीदते हैं तो हम एनएवी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत रेयरली हम बोलते हैं कि मैंने पिछले महीने में 2000 यूनिट खरीदे और ये महीने में मैंने 1500 खरीदे। कोई बोलेगा मैंने ये महीने में 2500 या 3000 खरीदे। तो ये शिफ्ट लाना बहुत जरूरी है। हम यूनिट्स, अगर आप आपके स्टेटमेंट को खोल के देखते हो हर दिन या हर महीना, तो आप ये देखिए कि आपके यूनिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि पहले 10 साल में हमें यूनिट्स को बढ़ाना है, और फिर अगर हमने 10 साल मार्केट को दे दिया लॉयल्टी के साथ, बिना हिले, मार्केट के फ्लक्चुएशन को होने दो, लेकिन अगर हम फ्लक्चुएट नहीं हुए तो 10वें साल के बाद आपके पोर्टफोलियो की एनएवीज में जो ग्रोथ होगा वो बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। तो अगर आपके पास पहले यूनिट ज्यादा है इन फर्स्ट फेज ऑफ योर जर्नी, सेकेंड फेज में एनएवी विल बी हायर, और यूनिट्स एंड एनएवी, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनएवी इज योर वेल्थ। तो पहले 10 से 15 साल में आपका पूरा का पूरा फोकस यूनिट्स पे होना चाहिए, एनएवी पे नहीं। दूसरा, जब जब मार्केट गिरती है तभी आप आपके यूनिट्स को बढ़ा सकते हो। अगर आपको यूनिट्स बढ़ाना है, आपका इन्वेस्टमेंट मान लो हर महीना 5000 रुपए का है, तो अगर आपकी एनएवी ऊपर होगी तो कम यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन एनएवी जब नीचे होगी तब हमें यूनिट ज्यादा मिलेंगे।
कम इन्वेस्टर्स है जिनको ये फॉर्मूला समझ आ चुकी है। अब बहुत ही कम इन्वेस्टर्स है जो फॉलिंग एनएवी को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही कम इन्वेस्टर्स है जो टीवी पे जब भाव नीचे होते हैं, एनएवी नीचे होती है, स्टॉक मार्केट रेड कलर में दिखता है, तब खुश होके और पैसा लगाते हैं। और यही कम इन्वेस्टर है जो ज्यादा रिटर्न बनाएंगे। बहुत ज्यादा इन्वेस्टर है जो तेजी को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर्स है जो व्हाट्सएप पे जब तेजी के मैसेजेस घूमते हैं तो उसको चीयर लीडिंग करते हैं। जो जो सो हमें अगर अपना माइंडसेट चेंज करना है, बहुत फ्यूचर में वेल्थ बनाना है, तो मंदी को भी एम्ब्रेस करना जरूरी है, मंदी को सेलिब्रेट करना जरूरी है और मंदी का फायदा उठाना जरूरी है। और वो तभी होगा जब हमारे दिमाग में वो स्विच होगा कि हमें यूनिट्स कैसे ज्यादा मिलेंगे। बाय मोर यूनिट्स फॉर योर फ्यूचर इनकम एंड फॉर विच टुडेज एनएवी शुड बी रिलेटिवली लोअर। नेक्स्ट टाइम। सो इनकम फॉर लाइफ, काफी समय के लिए हम आपसे बात करते हैं कि आपको पैसा लगाना है, आपको इन्वेस्ट करते रहना है, आपको यूनिट्स खरीदने हैं, आपको एसआईपी करनी है। ये हो गया अक्यूमुलेशन स्टेज। लेकिन आपको वापस भी कुछ मिलना चाहिए जब आप कुछ दे रहे हो किसी को, और यू नीड टू ऑल्सो गेट समथिंग बैक। इन दैट व्हाट इज बैक इज इनकम फॉर लाइफ। और वो कैसे ला सकते हैं उसका अगले कुछ स्लाइड में आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट। सो लॉट ऑफ अस थिंक कि हमें लाइफ लॉन्ग इनकम चाहिए। आज मेरे पास 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आ चुका है। रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन फंड से इतना पैसा मिल गया। अब फ्यूचर अगर मुझे अपना सिक्योर करना है तो मैं एफडी में पैसा लगा देता हूँ, क्योंकि एफडी से मुझे हर साल 5-6% एक फिक्स्ड अमाउंट, गारंटीड अमाउंट मिल जाता है। पहले तो बैंक्स आर नॉट गारंटीड, नॉट ऑल बैंक्स आर सेफ। हमने एग्जाम्पल देखा है, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स है, बहुत सारे इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, दे वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलियर 2018-19 में। बहुत सारे एनपीए सब में आ गए थे। अब बैंक एज लार्ज एज यस बैंक हैड टू बी बेल्ड आउट। तो जरूरी नहीं है कि ऑल बैंक्स आर सेफ। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा एक तरीका है जो हमें लॉन्ग टर्म इनकम लॉक करने के लिए हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके हम उस फ्लैट को या उस घर को रेंट पे लगा देते हैं। अब इंडिया में बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ज्यादा है। तो बैंक एफडी हमें 6 से 7% का रिटर्न देती है टैक्स काटने के पहले। उसके ऊपर अगर आप अपना टैक्स का स्लैब लगा दो तो जो नेट इनकम आपके हाथ में आती है वो 5-6% से आती है, 4 से 5% होती है। एंड दैट नेट इनकम is still much lower than inflation, is much lower than the cost of your expenses. Rental yields भी जो है मुंबई में where I live, rental yields are only 2%. In most cities rental yield 2 से 4% की है। अब 2 से 4% की yield अगर आपको मिले और नीचे का एसेट अगर 5 से 7% से ग्रो हो, फिर भी आप 7 से 9% का ही रियल एस्टेट पे ग्रोथ देख सकते हो अगले 10 से 20 सालों में। तो अगेन द टोटल रिटर्न अर्न ऑन रियल एस्टेट, ऑन प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर आप जो बाकी सब खर्चे हैं, स्टैम्प ड्यूटी, मेंटेनेंस कॉस्ट, कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू नो जो देख रेख का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, ये सब को जब आप निकालोगे तो रियल एस्टेट का भी जो नेट यील्ड बनता है टैक्स काट के, या एफडी का जो नेट यील्ड बनता है टैक्स काट के, ये दोनों का देखा गया है कि ये रिटर्न इन्फ्लेशन को फिर से बीट नहीं कर पाता है। तो आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट हैव एफडीज और यू शुड नॉट हैव वन होम ऑफ योर्स और मे बी वन मोर प्रॉपर्टी, बट डोंट ओवर एक्सपोज योरसेल्फ टू रिलेटिवली इन्फ्लेशन से कम रिटर्न देने वाले एसेट क्लासेस। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस मैप पे हमने दिखाया है, आप कोई भी शहर से हो, आज देखोगे आप हाईएस्ट रेंटल यील्ड जो है वो 3.35 का है कैलकाटा में, या 3.64 का है बैंगलोर में, सॉरी बड़ौदा में 4 का है। तो लॉट ऑफ यू आर इन बड़ौदा आर अ बिट लकी। समवन लाइक मी इन मुंबई इज वेरी अनलकी बिकॉज मेरे शहर में करप्शन और वो सब की वजह से, कैश में ट्रांजेक्शन होने की वजह से 2.5% का यील्ड है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूज बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया का रेंटल यील्ड बहुत सारे डेवलप्ड देशों से भी कम है। तो ये तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करेगा। तो मैं क्यों अपना मेहनत का पैसा अगले 10, 20, 30 सालों के लिए इस तरह से लॉक करूं जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। तो ये जानने के बाद आई होप यू आर एबल टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा, लाइक आई सेड, we'll skip this, we'll go to the next slide. uh, just go ahead.
सो आई एक्सप्लेन कि आपको अगर हर महीना इनकम चाहिए फ्यूचर में, यू नो, लॉट ऑफ अस हु हैव अ वर्किंग जॉब, सैलरीड लाइफ, हमें हर महीना इनकम मिलती है, बट रिटायरमेंट होने के बाद आगे चल के मंथली इनकम अगर आपको सिक्योर करनी है तो कैसे की जाए। तो जैसे बताया मैंने, रियल एस्टेट और एफडी का लोगों ने काफी इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है। एनजे की टीम ने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, और मैं बधाई दूंगा उनको कि ये एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके पास लेके आते हैं हमेशा। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड सही है, बहुत लोगों ने सुन लिया है। एसआईपी एक सही तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का, ये भी बहुत सारे लोगों ने सीख लिया है। एसडब्ल्यूपी क्या है, बहुत कम लोगों, हार्डली एनीवन नोज अबाउट इट। SWP इज नथिंग बट सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो जैसे इन्वेस्टमेंट को हम सिस्टमैटिक हमने बना दिया था SIP के जरिए, उसी तरह से हम विड्रॉल को भी सिस्टमैटिक बना सकते हैं SWP के जरिए। और इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको अगले एक दो स्लाइड्स में। नेक्स्ट। सो हियर इज एन एग्जांपल वेयर हमने एक रिलेटिवली कंजर्वेटिव इक्विटी फंड का एग्जांपल लिया है, क्योंकि आज जब हम बाजार के बहुत ही हाई पॉइंट पे हैं, हमारे इक्विटी फंड का डेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये आपको एक गलत एग्जैजरेटेड रिटर्न का ग्रीड क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमने हमारे इक्विटी एंड बॉन्ड फंड का डेटा लिया है। इस फंड में 70% स्टॉक्स में होता है इन्वेस्ट और 30% बॉन्ड्स में होता है। तो जिससे जब जब अगर बाजार करेक्ट होता है तो इक्विटी कंपोनेंट गिरेगा, लेकिन बॉन्ड का कंपोनेंट बचाएगा और थोड़ा ऊपर भी जाएगा, तो पोर्टफोलियो का जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा कम कर देता है। इसका एग्जांपल लिया हमने कि मान लो 25 साल पहले अगर मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया होता। अब आई ऑल्सो नो दैट 25 साल पहले बहुत कम लोगों के पास 1 करोड़ रुपया होता म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए। बट लेट्स अज्यूम आज से अगर आप शुरू करते हो और 1 करोड़ रुपया आपने लगाया इक्विटी एंड बॉन्ड फंड में, और आपने बोला कि मुझे हर महीना एक फिक्स्ड विड्रॉल चाहिए 50,000 रुपए का टू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस व्हेन यू आर इन योर जीरो सैलरी लाइफ, इन योर रिटायरमेंट लाइफ। तो 50,000 का अगर आपको विड्रॉल करना है, दैट इज 50,000 इंटू 12 इज 6 lakhs। 6 lakhs on 1 crore इज अ 6% विड्रॉल रेट। तो आपने 6% से हर महीना पैसा निकाल दिया। तो अगर आप हर साल 1 करोड़ की किटी पे 6 लाख निकालते हो, अगर वो पैसा ग्रो नहीं करेगा तो रफली 15 महीने में, 15 साल में ये पूरा आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पैसा इक्विटी एंड बॉन्ड फंड में लगा है और ये पैसा एक रफली 14% के रेट पे इसका रिटर्न बना है, आप देखिए मैजिक ये क्या रिजल्ट देता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपके 1 करोड़ पे आपको वापस जो मिला है विड्रॉल, वो है 1.5 करोड़ रुपया। हर हर महीने जब आपने 50,000 रुपया निकाला तो साल का 6 लाख निकाला, और 25 सालों के लिए जब 6 लाख रुपया निकलता है तो 1.5 करोड़ आपको वापस मिल गया। आपने 1 करोड़ लगाया, 1.5 करोड़ वापस मिल गया। उसके बावजूद आज की तारीख में आपके पोर्टफोलियो में 18 करोड़ की वैल्यू इंटैक्ट है, क्योंकि 25 साल में आपके पोर्टफोलियो ने आपके इस 1 करोड़ ने 14.76 का रिटर्न कमाया है। शायद पूरा 1 करोड़ नहीं कमाता है, पहले साल में जब 6 लाख रुपया निकल जाता है तो एवरेज 97 लाख रुपीज वुड हैव अर्न दिस 14%। And because of that, that 97 lakhs would have become 1 crore 10 lakh rupees. And then in the next year आप 6 लाख निकालोगे तो बाकी का अमाउंट फिर भी 14% कमाएगा। तो ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। आपने 1 करोड़ डाला, आपने 1.5 करोड़ वापस निकाल दिया 25 साल में। Ideally, this 1 crore should have got depleted because you have withdrawn more money. In spite of that, the portfolio value is a very large 18 crore rupees. And this magic is not because of this 14%. This magic is because of this time horizon of 25 years. ये 14% 1 साल 2 साल बनेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये 14% अगर 25 साल बना है, 14% मतलब रफली 5 साल में पैसा डबल हो रहा है। 1 करोड़ की वैल्यू 5 साल में 2 करोड़, अगले 5 साल में 4 करोड़, अगले 5 साल में 8 करोड़, उसके बाद के 5 साल में 16 करोड़, और उसके बाद के आधे साल में अराउंड 20 करोड़, और 1.5 करोड़ निकाल दिया है तो नेट वैल्यू 18 करोड़ की आ गई। तो दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है
लेकिन इसमें डिफिकल्ट चीज है कि आप 25 साल कैसे इन्वेस्ट करके रहोगे, क्योंकि हर दिन आपको रोज नया इंफॉर्मेशन मिलता है, रोज नई न्यूज की टिप मिलती है, रोज नई हेडलाइन मिलती है कि आज पैसा निकाल लेना चाहिए या आज पैसा निकाल के कहीं और लगाना चाहिए। तो वो जो डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टेड रहना है, अगर वो कर सकते हो तो इस तरह का कॉर्पस बन सकता है। एंड इमेजिन जब आप रिटायर हो जाओगे 25 साल बाद, और जब ये कॉर्पस होगा आपके हाथ में, द पावर ऑफ दिस मनी, द फ्रीडम दैट यू विल गेट। फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम इज आपको जो करना है लाइफ में आप कर सकते हो, आप डिसीजंस अपने चॉइस के ले सकते हो, आप लाइफ को अपने तरह से जी सकते हो। एंड दिस इज द पावर ऑफ दिस सिंपल कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान in a simple hybrid fund for a long period of time. Next. So this is the same data that I have shown you. Actually, just go back once, Nilash, because आपको मैंने डेटा दिखाया था 1 करोड़ के अमाउंट पे, बट लॉट ऑफ यू में से दैट हमारे पास इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। तो अगर हम छोटा भी अमाउंट, हम इसको अगर 10 लाख के अमाउंट पे भी शुरू करें, 10 लाख लगा दिया आपने, 50,000 की वैल्यू हर महीना निकाली आपने, फिर भी 25 साल बाद आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू सिग्निफिकेंटली लार्ज होती है। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ डूइंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट। अगेन इसको आप एफडी के सामने अगर कंपेयर कर लो, प्रोज एंड कॉन्स है। एफडी का रिटर्न फिक्स होता है, एसडब्ल्यूपी में बिकॉज पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी होती है, तो हर 5वें या 6वें साल में पोर्टफोलियो में 20-25% से एनएवी गिर सकती है, और जब जब वो गिरती है तब हमें लगता है कि क्या हम हमारी एसडब्ल्यूपी या इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दें। एफडी में वो रिस्क नहीं है, बिकॉज आपका फिक्स रिटर्न आपको मिलता है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। सो ऑफकोर्स 25 साल पहले इंटरेस्ट रेट्स बहुत महंगे थे, ज्यादा अच्छे थे। आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट्स आधा हो गए, इनके ऊपर टैक्स लगता है, टीडीएस लगता है, पूरा मार्जिनल टैक्स जो भी आपका टैक्स स्लैब है 10, 20, 30, बहुत सारे अमीर लोग हैं उनका टैक्स स्लैब 40 का है। तो ये टैक्सेशन आपको एफडीज को काफी अनअट्रैक्टिव बना देती है। उसके सामने अगर एसडब्ल्यू अगर हमने किया, तो आपको जो रेगुलर इनकम एफडी से मिलती है वो रेगुलर इनकम यहाँ भी मिलती रहेगी, लेकिन साथ में वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। दूसरा, जो भी आप 50,000 रुपया निकालते हो हर महीने, उस पर टीडीएस नहीं लगता है। और लास्ट में पहले 1.25 लाख के ऊपर 0 टैक्स है, और उसके बाद जो भी आपके कैपिटल गेन्स हुए उस पे सिर्फ 12-12.5% का लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स। SWP has certain benefits. What is the disadvantage of SWP? Whenever markets fall, it will make you nervous. It might make you question your decision. You might want to exit, but if you are able to live through that period, SWP is a very powerful option. Next. So same challenge, like I said, in real estate, just completing that dimension. कि जब रेंटल यील्ड्स पे हम डिपेंड करते हैं तो नेट रेट ऑफ रिटर्न 2-2.5%, 3% के आसपास आता है। अगेन रेंट इज टैक्सेबल, आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, जबकि एसडब्ल्यूपी का जो विड्रॉल है इसका टैक्सेशन काफी कम होता है। अगर आपने ठीक से इसको डिजाइन किया तो ये आपको टैक्स फ्री भी बना देता है। काफी विड्रॉल्स टैक्स फ्री हो जाते हैं अप टू अ सर्टेन साइज, बट रेंट पे टैक्स लग जाता है। रेंट कमाने के लिए जो एसेट है, उस एसेट पे हर साल या तो मेंटेनेंस का खर्चा है, कॉस्ट का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, ब्रोकरेज का खर्चा है, बहुत सारी मेहनत है, लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, ना पैसे का खर्चा, ना आपकी एनर्जी का खर्चा, ना आपको इस पे ध्यान देना है, ना मेंटेनेंस की चिंता करनी है, ना स्टैंड ड्यूटी देनी है, ना घर का वेयर एंड टेयर और रिपेयर पे ध्यान देना है। ऑल ऑफ दिस इज नॉट नीडेड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। देन रेंट में ये होता है कि many times in between the tenant, the person who's living may vacate it, and you will not get someone immediately. So there can be empty periods of returns. Again, mutual fund में एक भी दिन ऐसा नहीं होता है when you don't earn money, and that is exactly the power of compounding. And lastly, flexibility relatively कम होती है, liquidity बहुत ही poor है. Lot of you who have tried selling a house, I have tried doing it in an expensive city like Mumbai. It took me 1.5 years to sell my home at a fair price that I felt was a fair price. So these are challenges in mutual fund. In fact, just because you can take money out anytime, a lot of people take money out anytime and do not benefit from compounding. So actually,
म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट है वो ही उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है. द लिक्विडिटी, द इजी लिक्विडिटी actually becomes a no barrier exit for many investors. So be aware, liquidity इसमें है, जब आपको पैसा चाहिए मिल सकता है, but don't use it. If you don't need it, don't use it. Next. These are some examples. Don't believe what I say because I am a common investor. But if you look at celebrities, these are just two examples which came on Twitter. Sonam Kapoor bought a flat in Bandra for 31 crores 2015 में, और 7 साल बाद 32 करोड़ में वो फ्लैट बिका. बीच में कंगना रनौत ने ट्वीट किया था, बैंड्रा बंगलो सोल्ड फॉर 32 करोड़, जो 2017 में 20 करोड़ में खरीदा था. तो 20 की वैल्यू 32 हुई, लेकिन 2017 का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, बैलेंस फंड का इन्वेस्टमेंट, 20 की वैल्यू 40 से 50 करोड़ की हो गई थी. तो ये एक चैलेंज है रियल एस्टेट में. महंगा है इसलिए इस पर ज्यादा रिटर्न नहीं बनता है. अगर रियल एस्टेट सस्ता होता, देन दीज नंबर्स वुड हैव बीन डिफरेंट एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द एसेट क्लास वुड हैव बीन डिफरेंट. नेक्स्ट. बहुत जरूरी है कि एसआईपी के अलावा हम हमारे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें थ्रू सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स. And that example I've given, I hope you will discuss that, you will evaluate it. The next point I want to say is that मैंने आपको 3 पिक्चर्स दिखाए थे promoters के, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला और अजीम प्रेमजी. तो ये इंडिया के आइकॉनिक बिजनेसमैन है. देयर आर इनफ आइकॉनिक बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड जिन्होंने बहुत बढ़िया कंपनीज बिल्ड की है. तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं. देयर आर ईयर्स जब इंडिया में स्टॉक्स नीचे जाते हैं. ऐसे सालों में काफी टाइम दुनिया के कुछ कुछ अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं. तो ये दोनों को अगर हमने पोर्टफोलियोज को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पोर्टफोलियो की वॉलिटिलिटी काफी कम होती है, रिलेटिवली कम हो जाती है. दुनिया का आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी सीखा है, रिसर्च किया है, दुनिया के जितने भी अच्छे फंड मैनेजर, अगर आप उनसे पूछे कि आपके रोल मॉडल कौन है, आपके आइकॉन कौन है, या आपके टीचर कौन है, तो लोग एक नाम लेते हैं. If all of you, just to test whether you are awake or not, just quickly think in your mind and answer to yourself. And that name is Warren Buffett. Warren Buffett की कंपनी है Berkshire Hathaway. इस कंपनी के शेयर ने पिछले 65 साल में 19% का रिटर्न दिया है. तो इनके शेयर होल्डर्स तो बिलियनर बन गए हैं जिन्होंने 40-50 साल ये शेयर्स खरीद के रखे हैं. इनफैक्ट दुनिया का सबसे महंगा शेयर बर्कशायर हाथवे का शेयर है. मुझे आज का प्राइस शायद याद नहीं है, बट कुछ दिन पहले देखा था. तो ये $1 लाख का या $5 लाख का इसका प्राइस है. द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक, आई जस्ट चेक, या $7 लाख हो गया. $7 लाख इज द प्राइस ऑफ अ सिंगल शेयर, एंड 7 lakhs if you want to convert it into rupees, ये शायद 6 करोड़ रुपए में आपको ये एक शेयर मिलता है. तो दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर, बेस्ट फंड मैनेजर आपको आपके लिए काम कराना है उसको, और उसके शेयर में आपको पैसा लगाना है, तो 6 करोड़ रुपए आपको लगाना पड़ेगा. तो यू एंड आई कैन नॉट डू दैट. इसीलिए हमने एक फंड डिजाइन किया है जिसमें 70% पोर्टफोलियो इंडिया के स्टॉक्स में है. नेक्स्ट स्लाइड. और 30% पोर्टफोलियो इंडिया के बाहर के स्टॉक्स में है. और बाहर के जो स्टॉक्स है उसमें बर्कशायर हाथवे या बहुत सारे जो ग्लोबल ब्रांड्स है, प्राडा है, लुई विटॉन है, डियाजियो है, एयरबस है, या यूनिलीवर है, हिंदुस्तान लीवर की पेरेंट कंपनी, मॉन्डेलेस है जो इंडिया में हम कैडबरीज खरीदते हैं, उसकी मदर ब्रांड इज मॉन्डेलेस. आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो लॉट ऑफ देम इफ यू आस्क देम अबाउट गेमिंग दे विल टॉक अबाउट निंटेंडो. तो ये टाइप की कंपनीज को हमने एक ही फंड के अंदर ऐड किया है, और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो डाइवर्सिफाई करके. तो हमारे पास ऐसे 2 फंड है. एक का नाम है वैल्यू फंड, डीएसपी वैल्यू फंड. दूसरा है डीएसपी मल्टी एसेट फंड, जिसमें इंडिया के अच्छी कंपनीज को साथ में लेके दुनिया की जो अच्छी कंपनीज है, दुनिया की जो बेहतरीन कंपनीज है, जिनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, जिनके रिटर्न ऑन कैपिटल 20 से 30% के आसपास है, इस तरह के बिजनेसेस को साथ में जोड़ा है. और इनके दोनों के जोड़ने से क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न आपका इंटैक्ट जो भी 12 से 14% आपने देखा है मार्केट में वो मिलता है, लेकिन वॉलिटिलिटी आधी हो जाती है. तो ये एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और आप अपने पार्टनर से और एडवाइजर से
पूछ सकते हो. नेक्स्ट. So this was an example of this value fund where आज की तारीख में 62 रुपया इंडियन कंपनीज में है, 28 रुपया ग्लोबल कंपनीज में है, 9% कैश में बिकॉज मार्केट थोड़ा महंगा है, और इसका जो टैक्सेशन है वो सिंपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12-12.5% के हिसाब से है. नेक्स्ट. दूसरा, personally I am going through this. I have aging parents. Mother is going through an extensive treatment. साल का 15 से 20 लाख का खर्चा हेल्थ केयर के ऊपर होता है, ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख का खर्चा. इफ आई टेक हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, लैब्स के टेस्टिंग का कॉस्ट, दवाइयों का खर्चा, आई हैव टू गो आफ्टर दिस सेशन फॉर एन एमआरआई बिकॉज ऑफ सम बैक एंड नेक सर्वाइकल इशू. 12,500 का एमआरआई का कॉस्ट है. So the cost of healthcare is rising much higher than the cost at which RBI gives you inflation numbers. This is one of the most expensive part of our life journey, and every year these costs are rising at a very sharp rate. It is very important कि आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने का जब सोच रहे हो तो पोर्टफोलियो की हेल्थ को अगर इम्प्रूव करना है तो पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर फंड होना बहुत जरूरी है. A good healthcare fund will have exposure to all type of companies here. For example, these are all giant companies which manufacture the drugs from which the medicines are made, which we all eat, and all these medicines are growing at very expensive rates. तो जब हमारे जो खर्चे होते हैं वो इन सब कंपनीज के प्रॉफिट्स हैं, तो हमारे खर्चे को तो हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे. Because when you need to take an X-ray, when you need to do a blood test, when you have to go and buy a medicine, when you have to get a surgery done, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. बट जो इन सब खर्चों का बेनिफिशियरी है, व्हाई कांट वी बिकम शेयर होल्डर्स देयर? तो इसीलिए हमने एक फंड बनाया जिसका नाम है DSP हेल्थ केयर फंड, which gives exposure to these type of companies. For example, the portfolio will have companies like Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy, then IPCA, Apollo. Like I said, hospital costs, hospitalization bills have risen a lot. A lot of hospitals today, because they are listed, they have become profit focused. और डॉक्टर्स को उन्होंने टारगेट दिया है कि आपको इतने पेशेंट से इतना पैसा कमाना है, या इतनी सर्जरीज करनी है, या इतने ब्लड टेस्ट कराने हैं. तो हॉस्पिटल स्टॉक्स आल्सो आर अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज जहाँ जहाँ होती है, दुनिया भर के जितने भी हॉस्पिटल्स है, 80% हॉस्पिटल्स की रोबोटिक सर्जरी एक कंपनी के थ्रू होती है. उस कंपनी का नाम है इंट्यूटिव सर्जिकल. सो दिस कंपनी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. I said that insurance लेना बहुत जरूरी है. ICICI Lombard is a part of the portfolio. So everything that is a huge expense for us in terms of things related to health is a part of this portfolio. So please, study any healthcare fund. I'm not saying DSP healthcare fund, but this is a category जिसको ध्यान में रखना जरूरी है. और SIP के जरिए हर महीना आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स इसमें डालते रहिए. फ्यूचर में जब जब खर्चा बहुत बढ़ेगा हेल्थकेयर का, थोड़ा बहुत आपको इंश्योरेंस हेल्प करेगा, बट इस तरह का अगर आपका पोर्टफोलियो तैयार होगा तो आपको एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो में वैल्यू एड मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड. These days lot of people ask me पोर्टफोलियो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए या स्मॉल कैप. तो देखिए, लार्ज मिड स्मॉल ये सब साइकिल्स है, और एज इन्वेस्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट आप अपने आप सही टाइम पे एंटर या एग्जिट कर पाओगे. मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू डू इट. इसीलिए इन्वेस्टर के इस डाउट को निकालने के लिए हमने एक सिंपल फंड तैयार किया है पिछले साल में, जिसका नाम है मल्टी कैप फंड. ये ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज में लार्ज मिड और स्मॉल में पैसा लगाता है. जब जब हमें लगता है कि किसी एक सेगमेंट में अच्छे स्टॉक ज्यादा मिल रहे हैं, या अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, या वैल्यूएशन में सस्ता है, या आज की तारीख में तो सस्ता कुछ भी नहीं है बट रिलेटिवली रीजनेबल है, तो वहां पे थोड़ा टिल्ट बढ़ जाता है. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल कैप में 43% का टिल्ट है, और लार्ज और मिड इक्वल है, रफली 4% कैश है. तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस मार्केट कैप्स. ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है. इट विल हैव कंपनीज व्हिच हैव ग्रोथ, इट विल हैव सम कंपनीज व्हिच आर चीप ऑन वैल्यूएशंस, इट विल बाय सम कंपनीज व्हिच टुडे डोंट लुक गुड. आज कंपनीज प्रॉफिट नहीं बना रही है, बट कंपनीज में मैनेजमेंट चेंज हुआ है, नया टैलेंट आया है, टर्न अराउंड हो रहा है. तो सच कंपनीज स्मॉल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो विल कैप्चर. इट विल आल्सो हैव लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स जो आप 10-20-30 साल डाल के बोल सकते हो. तो अगर आप बोले कि एक सिंगल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है फॉर द नेक्स्ट 10-20 years, this is one of the idea that you can think about. Next.
lot of investors these days also want to think about passive funds. मुझे निफ्टी में डालना है या कोई भी पैसिव फंड में लगाना है, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही सिंपल आइडिया डिजाइन किया। सिर्फ 10 स्टॉक, इंडिया के जो सबसे बड़े 10 स्टॉक है, 10-10% के रेट पे हर स्टॉक को हमने 10% दे दिया। तो इसमें एक डाइवर्सिफाइड इंडिया के जो मार्केट लीडर्स है, मेगा कैप्स है, मेगा लीडर्स है, उसका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ बन जाता है। पिछले 5 साल में these 10 stocks have given decent returns. पिछले 1 साल में इन 10 स्टॉक ने 17% का रिटर्न दिया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्केट हैज गॉन अप मच मोर. It also shows these are more attractive today. So someone who wants to, tactically have a passive fund, index fund in the portfolio, this top 10 equal weight fund, 10% in each of the stock, आपके लिए शायद यूजफुल होगा. You can talk to your advisors. Next. इस तरह के फंड का दूसरा एडवांटेज ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास ये जो सिंपल बेसिक स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, अब जब भी ये सब स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, इनके ऊपर जो डिविडेंड आपको मिलता है उसके ऊपर फिर से पूरा मार्जिनल टैक्स आपको भरना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये 10 स्टॉक हमारे फंड में खरीदते हैं तो इसके ऊपर जो हमें डिविडेंड लगता है इसके ऊपर 0 टैक्स होता है। दूसरा, बाई चांस अगर आपने 1 साल 2 साल बाद एक स्टॉक थोड़ा बेच दिया और कोई और स्टॉक खरीद लिया, इसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं। जब जब आप स्टॉक बेचोगे उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगता है। जब जब हम स्टॉक्स को ऊपर नीचे करते हैं पोर्टफोलियो में, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। दैट इज अगेन अनदर एडवांटेज व्हाई इंस्टेड ऑफ ओनिंग सम ऑफ दीस स्टॉक्स डायरेक्टली, इट इज बेटर टू ओन इट थ्रू दिस टॉप 10 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड. नेक्स्ट, लास्ट आइडिया, लाइक आई सेड, लॉन्ग टर्म में इक्विटी में अच्छा रिटर्न बनता है। एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म में इक्विटी बहुत बार 50% से एनएवी गिरी है, 30% से एनएवी गिरी है, 10% से एनएवी गिरी है। आगे चल के भी ये होगा। जरूरी नहीं है कि हर साल पॉजिटिव रिटर्न बने। हर दूसरे साल मार्केट गिरता है, बट पहले से बता के नहीं गिरता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टाइम दिस करेक्शंस। तो अगर आपको इन करेक्शन से डर लगता है, आपको अगर लगता है कि मुझे ये इतना ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, मार्केट का ऑलरेडी धंधे का टेंशन है, फैमिली का टेंशन है, जॉब में टेंशन होता है, तो इन्वेस्टमेंट में मुझे टेंशन नहीं चाहिए, देन अ फंड लाइक दिस इज वेरी यूजफुल. इसमें 35 से 40 रुपया इंडियन स्टॉक्स में है, इसमें 20 रुपया ग्लोबल स्टॉक्स में है, 20 रुपया डेट या सेफ बॉन्ड्स में है, और 20 रुपया गोल्ड और सिल्वर में आज की तारीख में. ये हमने एक ब्रॉड रेंज दी है कि इस फंड में हम किस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. But this again is a very reasonably less volatile equity fund in today's environment for those of you who don't want too much of fluctuation in your portfolio. So just to give data to support that, पिछले 25 साल में अगर इस तरह का फंड आपने लिया होता तो पिछले 25 सालों में इक्विटी का रिटर्न निफ्टी का 12.8 आया है with the fluctuation of 22. 22 is the unit of volatility. This type of a fund which would have invested 40% in Indian equities, 20 in gold, 20 in global stocks, 20 in bonds, would have earned, very close return. Instead of 12.8, थोड़ा कम कमाया है, 12.2 का है, लेकिन फ्लक्चुएशन जो है वो ऑलमोस्ट आधी हो गई. The standard deviation has dropped from 22 to 12. A lot of you may be having money in gold, for example. Gold का long term return 11% का है, with 17% fluctuation again. But if you, instead of that, move all this money into a multi-asset fund like this, marginally the return has improved. Meaningfully the fluctuations have come down. So this is a very interesting category. अभी भी बहुत कम लोगों ने इस कैटेगरी को समझा है और इसके फायदे को अपने पोर्टफोलियो में यूज किया है. तो इट्स समथिंग दैट आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और एक बार इवैल्यूएट करना चाहिए. नेक्स्ट. And last, what I would say is that many times, because I am a CEO, a lot of people think that I will give you good answers or I will give you correct answers. मेरी नीयत हमेशा यही होती है कि हम सच बोले और जो सही तरीका है पैसा मैनेज करने का आपको बताए, बिकॉज ये मेहनत का पैसा है. 365 दिन काम करके ये पैसा आप इकट्ठा करते हो. वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. हमें डर लगता है काफी टाइम एडवाइस देने में, बिकॉज बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे और जाएंगे. आपका रिस्क एपेटाइट मुझे नहीं पता है, आपके नेबर का रिस्क एपेटाइट मुझे नहीं पता है. मैं आपको एडवाइस देता हूँ मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से. इससे शायद आपको फायदा ना हो. तो आपका
पर्सनल पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपका एक पैसे का कोच होना जरूरी है. मनी कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Who is your distributor, who is your advisor? He can help you decide what are the 3 funds that you need in your portfolio. What is the mixture that you need in your portfolio? What is the ratio in which you should mix it? When should you do an SIP? When should you do an SWP? Whether you should do the multi-cap fund of DSP or multi-asset fund of DSP, or not these two, but maybe a value fund of DSP, or maybe none of DSP but something else. This correct advice will come to you only when you have a good advisor. मूवीज में आपने देखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है कि कैसे एडवाइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेम्स जीतने में या लाइफ के डिसीजंस में, सही डिसीजन लेने में. उसी तरह से आई विल से दैट डोंट गो बाय द फैक्ट दैट आई ओनली वन स्लाइड टू कन्वे दिस, बट एडवाइजर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है. हम आपको एक ब्रॉड गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन एडवाइजर ये ब्रॉड गाइडेंस को आपके पर्सनल पोर्टफोलियो को बनाने में हेल्प कर सकता है. आई थिंक विद दैट आई कंक्लूड माई सेशन. थैंक यू वेरी मच. और बहुत ही मेहनत से आप जो पैसा कमाते हैं इसको ठीक तरह से इन्वेस्ट करना जरूरी है, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना जरूरी है. मार्केट्स पिछले 1-2 सालों में बहुत ऊपर तेजी से चला है, तो पिछले 2-3 साल के रिटर्न को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए. लॉन्ग टर्म 12 से 14% का जो रिटर्न है वो अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. फ्लक्चुएशंस को कम रखना है, उससे बचना है, तो एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट, इस तरह की स्ट्रेटेजीज आपको काम आएगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर. एंड आई थिंक सो लोगों ने काफी सवाल भी किए हैं आपके इस मार्गदर्शन में, बट आपके आने वाली स्लाइड्स में उनके आंसर ऑलरेडी लोग मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको आर्टिकुलेट किया है कि भाई आपकी बचत, बढ़त और आमदनी टॉपिक को आपने सभी तरीके से रिलेट कर दिया. SIP इन्वेस्टिंग के साथ भी कर दिया. SWP के बारे में भी आपने काफी अच्छा जिक्र किया है, और हमें लगता है कि सर्टेनली इसका कभी सभी को बहुत अच्छा फायदा होगा, और हम सब लोग इस बात से बेनिफिटेड होंगे. और हमें आज जो लर्निंग मिली है, जो हमें आज जो सीख मिली है, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छा एक एग्जांपल SWP का देखा है, DSP के इक्विटी एंड बॉन्ड फंड का एग्जांपल, जहां पे रिटर्न सिर्फ 14% का है, बट यदि आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखोगे, पैसे के टर्म्स में देखोगे तो 25 सालों में क्या पैसा बना आपका. 1.5 करोड़ रुपए आपको वापस मिलने के बावजूद भी आपका 18 करोड़ रुपए का वैल्यू है इन 25 सालों में 1 करोड़ के निवेश के सामने. तो ये एक अपने आप में आपको समझने वाला पॉइंट है. और सर ने बहुत अच्छे से ये बात भी बोली कि 14% रिटर्न आपको 1 साल या 2 साल में मिलेगा ना, उससे आपकी लाइफ नहीं बदलेगी. आप यदि उसी 14% को रिटर्न को 25 साल तक लोगे तो फिर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा. तो एक लंबी अवधि के लिए आपको निवेश क्यों करना चाहिए, ये अपने आप में यहीं से आपको दर्शाता है. सो विद दिस आई थिंक सो हम यहाँ पे इस सेशन को अंत करते हैं. थैंक यू वेरी मच ऑल द माय पार्टनर्स हु इनवाइटेड यू ऑल ओवर हियर. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आने वाले समय में भी हम आपके साथ इसी तरीके के अच्छे सेशंस लेके आते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. विद दिस we end over here. Thank you, Kalpen sir, for this wonderful session.